अब आप थोड़ा सा समझ सकते हो बच्चों कि क्या होगा। ये सभी जो है वो किसको फॉलो करते हैं, क्वांट मतलब हमारे न्यूटन के लॉ को फॉलो करते थे। लेकिन जब हमने ये अप्लाई करने की ट्राई की, हमने क्या किया बच्चों, जब न्यूटन लॉ को अप्लाई करने की ट्राई की, तब एक बात हमें अच्छे से पता चल गई कि यहाँ पे जो है वो न्यूटन लॉ एटम के लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। हमें क्या पता चला, ये न्यूटन लॉ जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल था ही नहीं। अब आप सोचो अब हम क्या कर सकते हो, बताओ लो। अगर वो एप्लीकेबल नहीं था तो अब हम क्या करें बताओ। तो अब ऐसा एक मॉडल आया, ऐसा एक हमने एक साइंस की ऐसी ब्रांच क्रिएट की कि जो सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए काम करती हो, एटम के जैसे मोलिक्यूल्स के लिए काम करती हो, कि जहां पे हम लोग मैटर का भी वेव और कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर को पार्टिकल। ध्यान में रखे। मीन्स हम लोग द ब्रोगली एंड दूसरा कौन, दूसरे कौन साइंटिस्ट थे, नाम बताओ। हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर दे दोनों के लोग को। हाँ इन दोनों के लॉ को अगर हम लोग साइंस की ऐसी ब्रांच कि जो सब एटॉमिक और एटॉमिक जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, और वो वहां पे कंसीडर करती है कि मैटर भी वेव और पार्टिकल्स के फॉर्म में है, द ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उनको फॉलो करे, तो ऐसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्वांटम मैकेनिक्स। आई बात समझ में, द ब्रांच ऑफ यस साइंस। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस ड्यूअल बिहेवियर ऑफ अ मैटर। साइंस की वो ब्रांच जो मैटर के इस ड्यूअल बिहेवियर को कंसिडर करती है, उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ओके, तो हमारा ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वेलोसिटी के साथ जो वेव और पार्टिकल नेचर होते हैं उन दोनों की स्टडी करते ही है। ठीक है, यहाँ पे वो कौन सा रूल फॉलो नहीं करेगा, न्यूटन रूल फॉलो नहीं करेगा। यही बात समझ में। यस सर। अब सुनो, तो फिर आप लोग अगर सर हम लोग ये रूल्स जो है वो बड़े बड़े मैक्रोस्कोपी के लिए काम करे, तो जैसे न्यूटन बड़ों के लिए काम कर रहा था, छोटे पार्टिकल्स के लिए काम नहीं कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ये छोटे के लिए काम करे बड़े के लिए काम ना करे। ऐसा नहीं था, ये बड़े के लिए भी काम कर रहा था, लेकिन वहां पे ऑब्जर्वेशन बहुत छोटा आ रहा था। शायद आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। हमने अभी गोल्फ यस बॉल देखा था, हम उस पर लगा तो सकते हैं इक्वेशन भी, और आंसर क्लासिकल फिजिक्स के जितना ही आएगा, लेकिन बात है कि वो हमारे मेजर में नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ये रूल्स मैक्रो के लिए भी लगाओगे, लेकिन आंसर बहुत कैसा आएगा, कम आएगा। अब ये सब ये मैकेनिक्स आगे डेवलप किसने किया, चलो ये सभी फंडा इसमें इनपुट किस बंदे ने किया है, तो यहाँ पे अब ढूंढा था हाइजेनबर्ग ने। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दो बंदे यहाँ पे मेन थे, एक था हाइजेनबर्ग और दूसरा उसी का भाई, मतलब उसी मतलब दूसरा जो है वो है इरविन श्रोडिंगर। दूसरा कौन है बच्चों, आज का पूरा लेक्चर आपको सिर्फ समझने वाला है। हाँ, उन्होंने 1933 में क्या किया था, एक इक्वेशन दिया था। उसने एक इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन में इसने ये सभी चीजें कंसिडर कर ली, द ब्रोगली अनसर्टेनिटी, ये सभी दे दिए। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, यू विल लर्न इट्स सॉल्यूशन फॉर अ डिफरेंट सिस्टम इन हायर क्लासेस। देखो मैं नहीं बोला हूं, अगर मैं बोलता तो आप बोल देते कि हायर क्लासेस में ऐसे बोलते, आप 12th में सीख के आए हो, और 12th वाला बंदा ये बोल देगा आप हायर क्लासेस में सीखोगे, तो आप तो मामू बनाने की स्कीम है ये, है ना, है ना। लेकिन ये इक्वेशन कैसे आया, सर हाँ अब मैंने बोलो बोलो ना, क्या हुआ। ये हाइजेनबर्ग और स्क्रोडिंगर बारे में फिर से बोलो ना क्या हुआ।
देखिए हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने दोनों ने मिल के आगे इसको डेवलप करना चाहा। अब उन्होंने इन दोनों इस चीज को यहाँ पे एटम नील बोर के एटम में इंक्लूड करना चाहा। समझा तू बात? यस लेकिन ये दोनों देखना है, हाइजेनबर्ग भी फॉलो करना चाहिए, द ब्रोगली का भी हमें ध्यान में रखना है। तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाया। अब टेक्स्ट बुक वाले बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा इक्वेशन है, ये हायर क्लासेस में आप लोग सीखोगे। लेकिन उसने क्या किया, तो यहाँ पे जो एटम की पूरी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है या ना, फिर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होते हैं, इन सभी एनर्जी, और दूसरा यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये सभी चीजें किसने अच्छे से पढ़ी बताए? श्रोडिंगर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ी। ये सभी चीजें श्रोडिंगर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ी। आई बात समझ में आपको? यस तो अब क्या हुआ, फिर उसने एक इक्वेशन निकाल दिया, एच कैप साइन इज इक्वल टू ई साइन। एच कैप साइन इज इक्वल टू ई इंटू साइन। ये मत बोलना है साइन साइन कैंसल हो गया, प्लीज, क्योंकि ये मुझे और आपको तो पता नहीं है क्या। मैं थोड़ा बहुत समझाने वाला हूँ इसके बारे में, एग्जैक्टली ये साइन क्या है वो, ठीक है, लेकिन आज नहीं समझाऊंगा, वो मैं बाद में समझाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, आज जितना भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात ये होगी, सर हाँ बोलो। मतलब ये जो साइंटिस्ट था उसने मतलब ये पहले दी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसको स्टडी किया, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन की मतलब हाँ, सब यस यस यस, ऐसा किया ना। हाँ ऐसे ही किया। अब इसको पता है ओके स्टूडेंट को कि मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही है, मुझे प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो उसने प्रोबेबिलिटी ली भी, फिर उसने वहां पे एनर्जी कितनी होगी वो भी दिखाया। तो अब देखो यहाँ पे साइन है ना, वो वेव फंक्शन है। और ये होता क्या है साइन फंक्शन, एक्चुअली इसका कोई थियोरेटिकल मतलब बेस नहीं होता है। जैसे आप √1 का क्या बेस हुआ बताओ, चलो √1 का क्या होता है, कभी देखा है √1 माइनस √1? नो सर, अंडर रूट में माइनस थोड़ी आता है। दैट्स व्हाट, अंडर रूट में माइनस थोड़ी ना आता है, और इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं, इसका कोई काम भी नहीं। इन सेम वे साइन का भी अगर आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखो तो वैसे कोई वो प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक बेसिक समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। समझे बात? और ये वेव फंक्शन है। तो सर ये एग्जैक्टली दिखाता क्या है? सर ओके, हाँ बोलो। सर वो मीन्स उसको क्या साइन ही बोलते? साइन बोलते हैं, साइन ऐसे, ये साइन है। साई और वो एच के ऊपर कैप है वो मैथमेटिकल एक ऑपरेटर है, डैश जैसे जैसे। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। एक ये सभी चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, आपकी ये जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कितनी है, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच के रिपल्शन कितने हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कितना रिपल्शन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना अट्रैक्शन है, ये सभी चीजें उसने कंसिडर की और फिर जाके उसने ये वाला इक्वेशन दिया है। आई बात समझ में बच्चों? यस और नो? यस यस ये सर। ये बात है बच्चों, ठीक है। ओके, तो इसमें मैथमेटिकल साइन क्या है, साइन जो है वो प्रोबेबिलिटी दिखाता है। साइन ये जो है वो वेव फंक्शन की तरह काम करता है। आपको पता है वेव फंक्शन में कैसे होता है? देखो हमें पता है हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमने वाला है, बताओ। सपोज ये ऐसे घूम रहा है, चलो ये मैंने एक वेव ड्रॉ किया। अब समझ सकते हो मैं क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूं? इलेक्ट्रॉन का पथ है। तो अब इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने एरिया में होती होगी, देखो ये वाला पॉइंट और यहां तक। तो यहां पे आपको बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, जैसे इस तरह से इस एरिया में। आप समझ सकते हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। अब मैं फिक्स तो नहीं बोल सकता यहीं पे मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाँ या ना? यस अब इलेक्ट्रॉन को घूमता रहता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बार बार फोटो सर। खींचता हूँ,
हाँ बोल बहन। तो नील बोर्न ने तो एग्जैक्टली बता ही दिया था नहीं, वो सर्कुलर पाथ पे घूमता उसको है, इसलिए पता वो नहीं रॉन्ग था हुआ। ना, हाँ हाँ, उसको पता नहीं था कि मैं ऐसे नहीं बता सकता। आई बात सुने। यस सर। और मैंने ऐसे इसलिए ड्रॉ किया कि ये तो कहीं भी जा सकता है। सपोज ये वाला है, तो सपोज ये यहाँ से है, सपोज मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो मतलब अभी ये कहीं पे भी मुझे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। आई बात समझ में। यस सर। तो मैं सपोज फोटो खींचता हूँ, तो यहाँ से मैं ऐसे कहता हूँ फोटो खींचता हूँ, एक बार इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे मिला, एक बार यहाँ पे मिला, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये सभी पॉइंट्स है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। आई बात समझ में। सर यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ी देर के बाद दिख रहा है सर। हाँ मुझे पता है लैग होगा थोड़ा, लेकिन दिखेगा, तुझे पता, सब चल जाएगा, टेंशन मत। अब ये क्या है पता है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फोटो खींचने की ट्राई की, तो हर बार थोड़ी उसको एनर्जी दूंगा तो और एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर वापस फोटो खींचने लगूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। समझ रहे हो मेरी बात। यस ये सर। फिर मैं उसको थोड़ी और एनर्जी देता हूँ, फिर वापस फोटो खींचता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सब फोटो खींच खींच के हम क्या कर रहे हैं, उसकी पोजीशन दिख रहे हैं। तो हमें पता चला, अब मैं क्या करूंगा पता है, ये प्रोबेबिलिटी कितने डिस्टेंस पे कितना मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी मैं साइंस से निकाल सकता हूँ। वो प्रोबेबिलिटी मैं कहां से निकाल सकता हूँ, साइंस से। ये एग्जैक्टली क्या बताएगा, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, वो साइंस से निकल सकती है। आप देखो, अगर जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया उसके हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बढ़ गई है और यहाँ पे कम हो गई। सपोज वापिस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, तो वापिस इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ऐसे। आई बात समझ में आपको। नहीं, थोड़ा दिक्कत वाला है ये पॉइंट। ठीक है कोई बात नहीं, कल पढ़ते इसको वापिस साइन को, ठीक है। ओके सर, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वाला वापस कल करवाना। हाँ फोटो वाला याद रखो कि फोटो सर खींचे। हाँ बोल बेटी। मतलब जो साई है उसका यूज करके हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ही ढूंढ सकते हैं ना, कि वो एट हाँ द, हाँ हाँ, एक है ना। इलेक्ट्रॉन का, दूसरों के लिए बाद हाँ में बात करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन के लिए ढूंढे, वो मिल जाए, फिर 2 से 3 के लिए ढूंढेंगे, ठीक है। चलो, टेंशन मतलब आज कितना चला है पता है, 2.6 का थोड़ा सा ही चला हुआ है, हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन तक चला। थोड़ा लिख लेना, लिखना कंपलसरी है याद रखने के लिए, ठीक है। चलो भाई, रट्टा नहीं मानना है। ओके बाय।